नीट स्कॉलर्स और क्लास 11th के स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है सेल साइकिल। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, सेल साइकिल। सेल साइकिल या सेल रिप्रोडक्शन, सेल मल्टीप्लिकेशन एक ही बात है। माइटोसिस को आज हम स्टडी करेंगे। माइटोसिस स्टडी हम करते हैं सेल साइकिल में। सेल साइकिल सोमैटिक सेल्स में होती है। सेल साइकिल सोमैटिक सेल्स में होती हैं। सेल साइकिल में क्रोमोसोम्स की संख्या पेरेंट सेल और डॉटर सेल में इक्वल रहती है। ईस्ट सेल 90 मिनट में डिवाइड हो जाती है। ईस्ट सेल में सेल साइकिल 90 मिनट में कंप्लीट हो जाती है और ह्यूमन सेल में सेल साइकिल 24 आवर्स में कंप्लीट होती है। सेल साइकिल या यूकार्योटिक सेल साइकिल, यूकार्योटिक सेल साइकिल। सेल साइकिल में G1, S, G2 और M फेज आती है। G1 लॉन्गेस्ट फेज है, G1 लॉन्गेस्ट फेज है और G1 में सेल डिसाइड करती है कि सेल को डिवाइड होना है या नहीं। तो सेल डिवीज़न का डिसीजन G1 फेज में होता है। S फेज में डीएनए का डुप्लीकेशन होता है और सेंट्रियोल डिवाइड होता है। G2 फेज में सेल कैरियोकाइनेसिस के लिए रेडी हो जाती है। कैरियोकाइनेसिस के लिए है ना, कैरियोकाइनेसिस के लिए रिक्वायर्ड एंजाइम्स और प्रोटीन्स बन जाती हैं। तो सेल साइकिल में देखिए पहली फेज कौन सी है, G1 फेज, फिर S फेज, फिर G2 फेज और उसके बाद आती है M फेज। M फेज सेल साइकिल की सबसे छोटी फेज है। M फेज को हम डिवाइड करते हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज में। मैं एक बार फिर से रिवाइज करूं। सेल साइकिल में पहली फेज कौन सी है, G1 फेज। G1 फेज में सोमैटिक सेल डिसाइड करती है कि उसको डिवाइड होना है या नहीं और डीएनए डुप्लीकेशन के लिए रिक्वायर्ड एंजाइम्स की सिंथेसिस होती है। S फेज में डीएनए का डुप्लीकेशन होता है। G2 फेज में सेल कैरियोकाइनेसिस के लिए रेडी हो जाती है और M फेज में कैरियोकाइनेसिस होती है और M फेज को हम डिवाइड करते हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज में। और टीलोफेज के बाद होती है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होता है और एक सेल से दो सेल बन जाती हैं। अगर सेल को फर्दर डिवाइड नहीं होना होता है तो फिर सेल G1 फेज में इंटर ना करके G0 में इंटर करती है, क्वाइसेंट स्टेज में इंटर कर जाती है। अगर सेल को डिवाइड नहीं होना होता है तब सेल G1 फेज में इंटर नहीं करती है और वो इंटर करती है क्वाइसेंट स्टेज में, मतलब G0 फेज में इंटर करती है। सेल साइकिल में डियर स्टूडेंट्स, पहले मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, फिर उसके बाद मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ। अभी डायग्राम मेरे साथ ड्रॉ करें। सेल साइकिल, सेल साइकिल पहली फेज कौन सी है, G1 फेज। G1 फेज, S, G2 फेज, तीनों मिला कहते हैं हम इंटरफेज। तो देखिए G1 फेज में सेल डिसाइड करती है कि उसको डिवाइड होना है या नहीं। G1 फेज सेल साइकिल की लॉन्गेस्ट फेज है। G1 फेज में सेल डिसाइड कर लेती है उसको डिवाइड होना है। आइए डायग्राम बनाते हैं, मेरे साथ साथ डायग्राम ड्रॉ करें।
डियर स्टूडेंट्स, डायग्राम कंप्लीट हो गए। ये डायग्राम है सेल साइकिल के। अब मैं सेल साइकिल को एक्सप्लेन करता हूँ, है ना। देखिए, सेल साइकिल की शुरुआत होती है G1 फेज से, फिर आती है S फेज, फिर G2 फेज, फिर M फेज। शुरू की जो G1, S और G2 फेज हैं, इन तीनों फेज को मिलाकर इंटरफेज भी कह सकते हैं, है ना। देखिए, G1 S फेज, G2 फेज, इन तीनों को मिला के इंटरफेज कह सकते हैं। G1 फेज लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द सेल साइकिल। G1 फेज में सेल डिसाइड करती है कि सेल को डिवाइड होना है या नहीं। तो सेल डिवीज़न का डिसीजन G1 फेज में होता है। G1 फेज में क्रोमोसोम की संख्या 2n। ये 2n क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है क्रोमोसोम्स की संख्या। क्रोमोसोम नंबर शो कर रहा है 2n, और 2c शो कर रहा है डीएनए कंटेंट। ये डीएनए शो कर रहा है। तो G1 फेज में क्रोमोसोम कितने हैं? 2n, और डीएनए कंटेंट कितना है? 2c। नेक्स्ट फेज है S फेज। S फेज में डीएनए का डुप्लीकेशन होता है। नोट करें, S फेज में डीएनए का डुप्लीकेशन होता है, और S फेज में सेंट्रियोल डिवाइड करता है। S फेज में सेंट्रियोल भी डिवाइड करता है अगर एनिमल सेल है या लोअर प्लांट सेल है, क्योंकि हायर प्लांट सेल में सेंट्रियोल नहीं होता है। तो S फेज में क्रोमोसोम का नंबर तो 2n रहेगा, डीएनए कंटेंट 4c हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं कि अगर G1 फेज में डीएनए की मात्रा 5 पिकोग्राम है, तो S फेज में डीएनए की मात्रा 10 पिकोग्राम हो जाएगी। डीएनए कंटेंट कितना हो जाएगा? 10 पिकोग्राम। तो S फेज में डीएनए का डुप्लीकेशन भी होता है और सेंट्रियोल डिवाइड भी हो जाता है। G2 फेज, देखिए G2 फेज में क्रोमोसोम कितने हैं? 2n। क्रोमोसोम की संख्या कितनी है? 2n, और डीएनए कंटेंट कितना है? 4c। 4c डीएनए कंटेंट है और 2n क्रोमोसोम है। 2n मीन्स सेल डिप्लॉयड है। देखिए, क्रोमोसोम्स में 2 क्रोमेटिड बन गए। इन्हें हम कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिड। सिस्टर क्रोमेटिड, ठीक है। और दोनों क्रोमेटिड आपस में सेंट्रोमियर पे जुड़े हैं। इसका नाम क्या है? सेंट्रोमियर। और एक सेंट्रोमियर में 2 काइनेटोकोर होते हैं। याद रखिएगा कि एक सेंट्रोमियर में 2 काइनेटोकोर होते हैं। एक सेंट्रोमियर में 2 काइनेटोकोर होते हैं। देखिए, क्रोमोसोम्स हैं। इस क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड हैं, और क्रोमोसोम किसका बना हुआ है? डीएनए का बना हुआ है, ठीक है। तो G2 फेज में प्रत्येक क्रोमोसोम्स में 2 क्रोमेटिड हैं। क्रोमोसोम की संख्या कितनी है? 2n। डीएनए कंटेंट कितना है? 4c। यहाँ पर इंटरफेज कंप्लीट हुई। अब शुरू होती है M फेज। यहाँ से शुरू होती है M फेज। M फेज में कैरियोकाइनेसिस होती है। M फेज में कैरियोकाइनेसिस होती है। स्टूडेंट्स, कैरियन माने होता है न्यूक्लियस, और काइनेसिस माने होता है डिवीज़न। तो कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस का डिवीज़न शुरू होता है ना। न्यूक्लियस का डिवीज़न शुरू होता है। तो M फेज में कैरियोकाइनेसिस होती है, और M फेज को फिर हमने डिवाइड किया है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज में। तो पहले कौन सी है? प्रोफेज, अर्ली प्रोफेज। ये अर्ली प्रोफेज का डायग्राम है। अर्ली प्रोफेज में आप देखिए, अगर एनिमल सेल है तो ये सेंट्रियोल डिवाइड करके अपने पोल की तरफ जा रहा है ना। ये सेंट्रोसोम है ना। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो रही है। लेट प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिसअपीयर।
तो यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो रही है, डिसअपियर हो रही है। तो डिसअपियरिंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, डिसअपियरिंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियोलस भी डिसअपियर हो रहा है, ये न्यूक्लियोलस है, ये भी क्या हो रहा है, डिसअपियरिंग, डिसअपियरिंग न्यूक्लियोलस। लेट प्रोफेज में अगर हम देखें, ये लेट प्रोफेज है, नोट करें आप, लेट प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियोलस डिसअपियर। तो देखिए यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन लगभग डिसअपियर हो गई है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो रही है, यहाँ पे डिसअपियर हो गई, न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो गया, गोल्जी बॉडी डिसअपियर हो गई। ठीक है, अब आती है मेटाफेज। तो मेटाफेज में पहले मैंने दिखाई अर्ली मेटाफेज या ट्रांजिशन मेटाफेज, तो ये ट्रांजिशन मेटाफेज को शो कर रहा है। ये सब इसके स्पेंडिल फाइबर हैं, स्पेंडिल फाइबर्स। तो ये ट्रांजिशनल फेज ऑफ मेटाफेज, या इसको हम कह सकते हैं अर्ली मेटाफेज। स्टूडेंट्स, अर्ली मेटाफेज में क्रोमोसोम्स इक्वेटर लाइन की ओर माइग्रेट कर रहे हैं, है ना। अर्ली मेटाफेज में क्रोमोसोम्स इक्वेटर लाइन को माइग्रेट कर रहे हैं, इसे हम ट्रांजिशन, है ना, ट्रांजिशन फेज भी कहते हैं, ट्रांजिशन टू मेटाफेज। ये क्रोमोसोम्स हैं जो कि इक्वेटर लाइन पर आ रहे हैं। मेटाफेज में क्रोमोसोम इक्वेटर लाइन पर आकर अरेंज हो गए। क्रोमोसोम्स का सेंट्रोमियर अपने पोल के स्पेंडल फाइबर से जुड़ गया। देखिए ये सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर में 2 काइनेटोकोर होते हैं। तो स्पेंडल फाइबर इस वाले काइनेटोकोर से जुड़ गया, इधर का स्पेंडल फाइबर इधर वाले काइनेटोकोर से जुड़ गया। ठीक समझिए आप, मेटाफेज में क्रोमोसोम्स इक्वेटर लाइन पर आकर अरेंज हो गए। सेंट्रोमियर दोनों पोल के स्पेंडल फाइबर से जुड़ जाता है, इसे हम माइटोटिक एपरेटस कहते हैं। ये क्रोमोसोमल स्पेंडल फाइबर हैं, रेडिएटिंग स्पेंडल फाइबर हैं, कॉन्टिन्यूअस स्पेंडल फाइबर हैं। स्पेंडल फाइबर ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं। फिर नेक्स्ट फेज आती है एनाफेज। एनाफेज में स्पेंडल फाइबर अपने पोल की ओर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। देखिए अपने पोल की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्रोमोसोम्स सेंट्रोमियर पर स्प्लिट कर जाते हैं। क्रोमोसोम्स सेंट्रोमियर पर स्प्लिट कर जाते हैं। एक क्रोमेटिड एक पोल की तरफ, इसी का दूसरा क्रोमेटिड दूसरे पोल की तरफ माइग्रेट करने लगता है। क्रोमोसोम्स पोल की ओर यू या वी या एल शेप में माइग्रेट करते हैं। स्टूडेंट फिर समझिए आप, एनाफेज में स्पेंडल फाइबर कॉन्टैक्ट करते हैं। जब स्पेंडल फाइबर कॉन्टैक्ट करते हैं तब क्रोमोसोम सेंट्रोमियर पर स्प्लिट कर जाते हैं। ठीक है, स्प्लिट करने के बाद अपने अपने पोल की तरफ माइग्रेट करने लगते हैं। अब प्रत्येक क्रोमोसोम में केवल एक क्रोमेटिड है, लेकिन दोनों पोल पर माइग्रेटरी क्रोमोसोम की संख्या पेरेंट सेल के बराबर है। पेरेंट सेल में 2 क्रोमोसोम थे। यहाँ पे देखिए इस पोल पे भी 2 क्रोमोसोम है, इस पोल पे भी 2 क्रोमोसोम है। तो यहाँ पे भी 2n, यहाँ पे भी कितना है 2n, और यहाँ पे क्या है 2c, यहाँ पे कितना है 2c। अब दोनों जगह देखिए यहाँ पे कितना आ रहा है 2n, यहाँ पे क्रोमोसोम कितने हैं 2n। ठीक है, और अगर हम डीएनए कंटेंट देखें तो यहाँ पे डीएनए कंटेंट कितना आ रहा है 2c, यहाँ कितना आ रहा है 2c, दोनों पोल पर। एनाफेज के बाद आती है नेक्स्ट फेज है टीलोफेज। तो देखिए अर्ली टीलोफेज में स्पेंडल फाइबर डिसअपियर हो जाते हैं।
क्रोमोसोम्स के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनना शुरू हो जाती है, न्यूक्लियोलस बनना शुरू हो जाता है, गोल्गी बॉडी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रीअपियर हो जाते हैं, गोल्गी बॉडी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रीअपियर हो जाते हैं। तो टीलोफेज में क्रोमोसोम्स के चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनना शुरू हो जाती है, न्यूक्लियोलस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी रीअपियर। टीलोफेज के बाद शुरू होती है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस एनिमल सेल में अलग है और प्लांट सेल में अलग है। पहले हम स्टडी कर रहे हैं एनिमल सेल में। ये एनिमल सेल है। एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस साइटोप्लाज्मिक कंस्ट्रिक्शन के द्वारा होती है। देखिए साइटोप्लाज्मिक कंस्ट्रिक्शन पेरिफेरी से सेंटर की तरफ को बढ़ रहा है। जैसे साइटोप्लाज्मिक कंस्ट्रिक्शन कंप्लीट होता है, दो डॉटर सेल बन जाती हैं। इनका नाम क्या है? डॉटर सेल। डॉटर सेल। डॉटर सेल में क्रोमोसोम की संख्या पेरेंट सेल के बराबर होती है, मतलब 2n, और यहाँ पे कितना है? 2n। और डीएनए कंटेंट भी 2c हो गया। यहाँ पे डीएनए कंटेंट कितना हो गया? 2c। एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस है ना, एस्ट्रल डिवीज़न कहलाता है। एनिमल सेल में जो माइटोसिस होती है वो कौन सी होती है? एस्ट्रल, ASTRL, एस्ट्रल सेल डिवीज़न होता है। अब आप प्लांट सेल में देखिए। प्लांट सेल में, हायर प्लांट सेल में सेंट्रियोल नहीं होता, तो हायर प्लांट सेल में साइटोकाइनेसिस सेल प्लेट के द्वारा होती है। फ्रैग्मोप्लास्ट इक्वेटर लाइन पर एपियर होकर सेल प्लेट बनाता है। ये सेल प्लेट सेंटर से पेरिफेरी की तरफ ग्रो करती है। जैसे सेल प्लेट का फॉर्मेशन कंप्लीट होता है, एक सेल से दो डॉटर सेल बन जाती है। प्लांट सेल में एनेस्ट्रल सेल डिवीज़न होता है। प्लांट सेल में एनेस्ट्रल सेल डिवीज़न होता है और साइटोकाइनेसिस सेल प्लेट के द्वारा होती है। देखिए यहाँ ये कौन सी सेल है? ये सेल है प्लांट सेल। प्लांट सेल। तो इसमें साइटोकाइनेसिस कैसे हो रही है? एनेस्ट्रल सेल डिवीज़न। इसमें एनेस्ट्रल सेल डिवीज़न। प्लांट सेल में एनेस्ट्रल सेल डिवीज़न होता है। डियर स्टूडेंट्स, एनिमल सेल में कौन सा सेल डिवीज़न होता है? एनिमल सेल में होता है एस्ट्रल, क्योंकि इसमें सेंट्रियोल होता है। और प्लांट सेल में सेंट्रियोल नहीं होता है, इसलिए उसमें सेल डिवीज़न होता है एनेस्ट्रल साइटोकाइनेसिस। ठीक है, एनेस्ट्रल सेल डिवीज़न फाउंड इन हायर प्लांट सेल। माइटोसिस यहाँ पे कंप्लीट होता है। माइटोसिस का सिग्निफिकेंस क्या है? देखिए माइटोसिस में एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल बनती हैं। माइटोसिस के द्वारा ग्रोथ होती है। माइटोसिस के द्वारा ग्रोथ होती है। माइटोसिस के द्वारा वेरिएशन नहीं होता, तो माइटोसिस का इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस नहीं है। माइटोसिस के द्वारा वेरिएशन नहीं होता, म्यूटेशन नहीं होता, तो माइटोसिस का इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस नहीं है। माइटोसिस क्या करती है? सिर्फ ग्रोथ करती है। माइटोसिस के द्वारा न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो रीस्टोर होता है। माइटोसिस रीस्टोर द न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। तो अगर प्लांट में, एनिमल में ग्रोथ होनी होती है तो कौन सा डिवीज़न होता है? माइटोसिस होती है। मेरिस्टेम सेल में माइटोसिस होती है ना। मेरिस्टेम सेल में माइटोसिस होती है। कैम्बियम सेल में माइटोसिस होती है। कॉर्क कैम्बियम सेल में माइटोसिस होती है। ठीक है, तो जितनी भी सोमेटिक सेल्स हैं जहाँ पे सोमेटिक ग्रोथ होती है वहाँ पे माइटोसिस होती है। और माइटोसिस में किसी प्रकार का जेनेटिक वेरिएशन नहीं होता है। ओके डियर स्टूडेंट, यहाँ पे क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम सेल डिवाइड टू प्रोड्यूस 128 सेल। सेल को कितनी बार डिवाइड होना पड़ेगा कि 128 सेल बन जाएं? तो जब सेल डिवाइड होती है तो उसमें एक सेल का हमें प्रॉफिट होता है, तो इस 128 में से एक सेल को आप माइनस कर दें, मतलब 127 टाइम्स सेल जब डिवाइड होगी तो 128 सेल्स मिलेंगी। इसी तरह से क्वेश्चन आता है, मतलब एक सेल कितनी बार डिवाइड हो कि 128 सेल बन जाएं?
तो उस एक सेल को 127 टाइम बार डिवाइड होना पड़ेगा। लास्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम बैक्टीरियल सेल डिवाइड टू प्रोड्यूस 256 सेल्स। बैक्टीरियल सेल्स कितनी बार डिवाइड करेंगे कि 256 सेल बन जाएं। तो इसको हम इस तरह से सॉल्व करते हैं कि जब पहला डिवीज़न होगा तो 2 सेल बनेगी, उसका जब दूसरा डिवीज़न होगा तो 4 है ना, उसके बाद फिर 8, फिर 16, फिर 32, फिर 32, फिर 64, 128, फिर 256। तो कितनी हो गई देखिए, है ना, पहले में 2, फिर 4, फिर 8, 16, 32, 64, 128 एंड 256। मतलब बैक्टीरियल सेल 8 बार डिवाइड करेंगी तो 256 सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। डियर स्कॉलर्स, ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। ये टॉपिक नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को लाइक भी करें। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।